बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। लास्ट क्लासेस तक हमने चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन के कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। तो आज मैं उन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो बकिया हिस्सा बच गया इस चैप्टर का वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम फार्मूले देख लेते हैं, फार्मूले को रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमें वो रिकॉल हो जाए और जब हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं तो वो हमें करने में आसानी हो। तो सबसे पहला जो आपको मैंने लॉ पढ़ाया था, बल्कि एक ही लॉ पढ़ा है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो ये कहता है कि फोर्स हमारा बराबर होती है G m1m2 ओवर आर स्क्वायर के। ठीक है, तो डिटेल में नहीं दे रहा, ज़ाहिर है एक फॉर्मूला रिव्यू कर रहे हैं, डिटेल आपको चाहिए तो आप पीछे जो वीडियोस बनी हैं उनको जाके देख लें। अच्छा, इसी तरीके से हमने एक मास ऑफ अर्थ को जब हम मास ऑफ सन को जब हम ड्राइव कर रहे थे, मास ऑफ सन जो हम ड्राइव करके कैलकुलेट कर रहे थे, तो वहां पर हमने जो है ना वो वेलोसिटी निकाली थी। ठीक है, अच्छा, वहां पर अगर उसको हम नोट करें तो हमारे सामने ये बात आएगी कि अगर हम फॉर्मूले को रीअरेंज करें तो वेलोसिटी बराबर होती है रूट जी ओवर आर ओवर द अंडर द स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी अंडर स्क्वायर रूट के अंदर एम जी और आर के बराबर होगा, यानी वी स्क्वायर बराबर था उधर एम जी और आर के। तो मास के टर्म में एक्सप्रेशन लिखी हुई थी, हमने उसको रीअरेंज कर लिया। वहां पर जो मास था वो था मास ऑफ द सन। ठीक है, मास हम ये कह रहे थे कि अर्थ जो रिवॉल्व कर रही सन के गिर्द, तो यहां पर जो मास था वो मास अर्थ का नहीं था बल्कि सन का था। यानी यहां पर जो मास है वो उस बॉडी का मास है जिसके अराउंड जो है वो कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है। वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी अबाउट विच बॉडी इज रिवॉल्विंग। जिसके गिर्द रिवॉल्व किया जा रहा है उसका मास यहां लेना है, जो खुद रिवॉल्व कर रहा है उसका मास नहीं लेंगे आप। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में जानना है तो पीछे देख लें जाके वीडियोस में, तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी सैयारा हो, कोई भी प्लैनेट हो, उसकी सरफेस पे आपको जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम करना है, तो बराबर होगा Gm ओवर आर स्क्वायर के। जैसे कि पहले आपके पास अर्थ के केस में बराबर होता था Gme ओवर आर स्क्वायर के। ठीक है, अर्थ के केस में Gme और आर स्क्वायर है, तो कोई और प्लैनेट होगा तो उसकी me की जगह उसका मास आ जाएगा और आर की जगह उसका रेडियस आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई हाइट हो, ठीक है, हाइट पे हम मौजूद हैं, वहां पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वो नहीं होगी जो सरफेस के ऊपर है, बल्कि उससे क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है जिससे हम हाइट पे, एल्टीट्यूड पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे होंगे। अच्छा, मैंने इसका एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, लेकिन उसमें हमने एक फॉर्मूला यूज किया था मैथमेटिक्स का, जिसमें एजम्पशन लिया था हमने कि हम जिस हाइट पे जाएंगे वो हमेशा रेडियस ऑफ अर्थ से कम होगी। तो वो फार्मूला मैंने यहाँ पर स्टेट नहीं किया क्योंकि वो हमारे पास यूज़ नहीं हो सकता, वो स्पेसिफिक केसेस में यूज़ होगा, और स्पेसिफिक में यूज़ होगा तो ज़रूरत नहीं यूज़ करने की। इसके बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं किया है हमने यहाँ पर आर जो डिस्टेंस है उसको आर ई प्लस एच से रिप्लेस किया है। ठीक है, अगेन वही बात हमने कैसे क्या किया है वो पिछली डेरिवेशन में मैंने समझाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किसी डेप्थ पे अगर हमें कैलकुलेट करनी है, जमीन की सरफेस से मौजूद नहीं है, आप नीचे किसी डेप्थ पे जा रहे हैं, तो ये फार्मूला यूज होगा। यह फार्मूला हमने ड्राइव किया। ठीक है, तो बजाय ये कि इसमें आर ई माइनस डी जैसे करके हम यूज करें, हमने ये फार्मूला ड्राइव किया, यूज किया, कोई असम्पशन मौजूद नहीं है। हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, आसान न्यूमेरिकल है, इतने मुश्किल नहीं है। ठीक है, पेपर में आ जाए तो ये अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं नंबर स्कोर करने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि जब पहली मरतबा पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, तो वो शायद आंसर मौजूद हो, वैसे न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है। सबसे पहले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। इस न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि अ 10 kg मास इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम 100 kg मास। एक 10 किलो का मास है, यानी 10 किलो की बॉडी है, वो 1 मीटर के फासले पे है 100 किलोग्राम की, एक मास से 100 किलोग्राम की बॉडी से, यानी दो बॉडी 10 किलो की और 100 किलो की 1 मीटर के फासले में मौजूद है। कह रहे हैं फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालनी कब, 10 kg मास एक्सर्ट ऑन द 100 kg मास, 100 kg मास एक्सर्ट ऑन द 10 kg मास।
यानी दो बॉडीज हैं, 10 किलो और 100 किलो मास है, 1 मीटर के फासले पर रखी हुई है। हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना है। कौन सी ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना है? जो कि 10 किलो का मास लगा रहा है 100 किलो पे, और जो 100 किलो की बॉडी जो मास लगा रही है 10 किलो पे। अच्छा, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने पहले भी बताई थी कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि हमारे पास जो फोर्सेस, जो बॉडी एक दूसरे एक्सर्ट करती हैं वो बराबर होती हैं। तो एक बॉडी जितनी फोर्स दूसरी बॉडी पे लगाती है, दूसरी बॉडी भी उसमें उतनी फोर्स लगाती है। तो बात यह है कि हमने यहाँ पर दो चीजें कैलकुलेट नहीं करनी, बल्कि आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले से। ठीक है, उसको आप कैलकुलेट कर लें तो केस ए के लिए भी वही फोर्स होगी और केस बी के लिए भी वही फोर्स होगी। पहले मैंने m1 10 kg कह दिया, m2 100 kg कह दिया, डिस्टेंस 1 मीटर है। रिक्वायर्ड क्या है हमें रिक्वायर्ड है F10 ऑन 100 kg और F100 kg ऑन 10 kg, दोनों बराबर होती है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो हमें दो निकालने की जरूरत नहीं, एक ही निकालने की जरूरत है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है, भले ऐसे भी आसान न्यूमेरिकल हो सकता है, कैलकुलेशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक दोनों बॉडी एक दूसरे बराबर फोर्स एक्सर्ट करती हैं, तो 10 kg जो 100 kg भी करेगी और जो 10 kg भी करेगी वो बराबर होंगी, उसको हम F कह देते हैं जनरल। यहाँ से हम वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इससे आसान न्यूमेरिकल मेरे ख्याल में होगा नहीं, और ऐसे ही आएगा भी तो ये आएगा आपके पास MCQs में। ठीक है, तो अभी इतना खुश नहीं हो, इतने भी आसान न्यूमेरिकल नहीं है। अब आ जाएंगे, अब इसी तरीके से फोर्स आ गई तो हमने पहले जो वहाँ पर लिखा हुआ है ये इसके मुताबिक ही लिख दिया। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 पे आ जाए। कह रहे हैं कंप्यूट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू कॉलेज स्टूडेंट ऑफ मास 80 kg एंड 50 kg रिस्पेक्टिवली। दो लड़के हैं, स्टूडेंट हैं कॉलेज के, एक का मास 80 kg है, एक भारी है, और दूसरे का वजन 50 kg है, जो कि मुनासिब है। ठीक है, 2 मीटर अपार्ट खड़े हुए हैं एक दूसरे से, मतलब दो बॉडी में दो स्टूडेंट है, एक 80 किलो का एक 50 किलो का है, बीच में फासला 2 मीटर है। तो वो आगे वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि फोर्स कैलकुलेट करो, कह रहे इज दिस फोर्स वर्थ वरीइंग अबाउट, क्या ये फोर्स ऐसी है जिसको हमें इसके बारे में ख्याल करना चाहिए, तो डरना चाहिए। मिसाल के तौर पर दो बंदे खड़े हैं आपस में, फोर्स में अट्रैक्शन हो गया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, तो ये अट्रैक्शन क्या परेशान कुन है, क्या इसकी हैसियत है कि इससे परेशान हुआ जाए, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई आम जिंदगी हमें अट्रैक्शन महसूस नहीं होती, क्यों नहीं महसूस होती? क्योंकि मासेस हमारे बहुत कम है। ठीक है, तो अभी आप निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा कितनी फोर्स होगी। M1 80 kg, M2 50 kg, R2 मीटर है, आप फोर्स ही निकालनी है, यहाँ पर जाहिर है फोर्स पे कमेंट करना है आपने, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लेके इसलिए चल रहा हूँ ताकि मैं वैल्यू निकालूँ। वैल्यू निकाली तो 6.67 एक्सपोनेंशियल -8, यानी आप 6 से पहले जो है ना वो 7 0 लगा दें और फिर डेसिमल लें, तो इतनी छोटी वैल्यू फोर्स की। तो जब इतनी छोटी वैल्यू है फोर्स की तो ये ना होने के बराबर है, तो ये ऐसी कोई परेशान करने वाला फोर्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम आम जिंदगी में जब बात कर रहे होते हैं तो हमारे दरमियान दो बॉडीज के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है उसकी कोई खास हैसियत नहीं होती, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे होते। जब ये मासेस ज़्यादा होते हैं, जैसे अर्थ का मास है, अब ये मार्कर है, ठीक है, अब अर्थ इसको अभी तक अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो ये कंसिडरेबल हो गया। यही माउस है, ये मार्कर है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट जो है वो कर रहे हैं, लेकिन कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं हो रही क्योंकि बहुत कम मास है, बहुत कम फोर्स है। ठीक है, तो ये हेलो जैसे न्यूमेरिकल है। एक और आ गया भाई, डिटरमाइन द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम एज्यूमिंग द इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अ रेडियस ऑफ 0.53 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 मीटर, मास ऑफ प्रोटॉन इज दिस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस। देखिए हमारे पास हाइड्रोजन एटम होता है ना, तो ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, इसमें क्या मौजूद है? प्रोटॉन मौजूद है, और ये रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो सीधे रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है उसका रेडियस होता है 0.53 एक्सपोनेंशियल माइनस, सॉरी हाइड्रोजन का जो ऑर्बिट होता है उसका जो रेडियस होता है वो होता है 0.53 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वो फोर्सेस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस तो मौजूद होंगी, वो आप छोड़ दें। आपने क्या कैलकुलेट करना है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है निकालनी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, तो दोनों का डिस्टेंस वो होगा जो ऑर्बिट का रेडियस है। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है, तो एक को आप MP से प्रेजेंट कर दिया, एक को ME से प्रेजेंट कर दिया, डिस्टेंस ये है। अच्छा, यहाँ मैं वाज़े बताऊँ
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद होगी, लेकिन आपको वो नहीं निकालनी, आपको उससे कोई कंसिडरेशन नहीं करनी है आपने उसकी। आपने मास प्रोटॉन का दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ, ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ, जो ऑर्बिट का रेडियस होगा वही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला होगा। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ही होता है इसमें, ठीक है। तो फोर्स निकालनी है तो यार वेरी सिंपल, वैल्यूज रखें, फोर्स निकाल लें, ठीक है। ये फोर्स हमारे पास निकल के आ रही है जो कि बहुत छोटी वैल्यू है, खैर हो सकता है कंसिडरेबल भी हो किसी हद तक, ठीक है, लेकिन बहरहाल कंसिडरेबल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेवल में भी नहीं होती, इतनी छोटी फोर्स उस लेवल में भी कंसिडरेबल नहीं होती। अब यहाँ पर हमारे असल न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं, तो शुरू होने वाले हैं, तो आप जो है ना वो अपनी थोड़ी सी कमर कस लें, ठीक है। आसान आसान न्यूमेरिकल है, कोई खास इतने बड़े न्यूमेरिकल नहीं है। इसमें कह रहे हैं द मास ऑफ द प्लैनेट जुपिटर इज 1.9 एक्सपोनेंशियल 27 kg, ठीक है। नहीं बल्कि ये भी मुश्किल नहीं है, ये भी आसान न्यूमेरिकल है। और एंड दैट ऑफ सन इज 2 एक्सपोनेंशियल 30 kg। जुपिटर का मास दिया हुआ है और सन का मास दिया हुआ है। इफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन देम इज 7.8 एक्सपोनेंशियल 11 मीटर, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन ऑन जुपिटर। तो यहाँ पर आपको मास दिया हुआ है जुपिटर और सन का, ठीक है, और डिस्टेंस दिया हुआ है इनके दरमियान का, और कह रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स निकालें सन की जुपिटर पर। तो अगर वो बोले आपको सन की जुपिटर पर या जुपिटर की सन पर, तो दोनों बराबर ही होंगी, ठीक है। तो उन्होंने फोर्स बराबर ही होगी, जैसे कि पहले मेरे को बताया था। तो ये आप निकाल लें, वैल्यूज पुट करें, निकाल लें, तो ये वैल्यू आ गई जो कि अच्छी खासी बड़ी वैल्यू है ना। एक्सपोनेंशियल -23 नहीं, एक्सपोनेंशियल 23 है। तो आप 5 के बाद भी आपने जो है ना वो कितने 20 जीरो लगाने होंगे, अच्छी खासी बड़ी फोर्स है। अब हमारे पास न्यूमेरिकल है कि द प्लैनेट जुपिटर ऑफ मास दिस रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑफ मास दिस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम एंड द ऑर्बिट स्पीड ऑफ जुपिटर। अब थोड़ा सा मजे का न्यूमेरिकल आया है। इसमें कह रहे हैं कि जुपिटर का मास ये है, ठीक है, और सन का मास ये है, ठीक है। और सन जो है वो जुपिटर जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, यानी ये सन है, ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ है, इसमें जुपिटर जो है ना ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब उन्होंने रेडियस दिया है इस ऑर्बिट का, सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट भी कहते हैं ना। तो इस ऑर्बिट का जो रेडियस है उन्होंने दिया है, कितना दिया है, 7.8 एक्सपोनेंशियल 11 मीटर। तो जो रेडियस होगा ऑर्बिट का वही इनके डिस्टेंस हो जाएगा जुपिटर और सन के दरमियान, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स पूछी है और साथ में ये पूछी है कि हमारे पास जो जुपिटर है उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो हमें स्पीड भी निकालनी है। तो फॉर्मूला फोर्स का ये है, और ऑर्बिटल स्पीड के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले से स्पीड भी निकाल सकते हैं हम उस प्लैनेट की जो कि रिवॉल्व कर रहा होता है किसी सिस्टम में, ठीक है। तो मास यहाँ पर m है, और m मास हम किसका लेंगे, सन का लेंगे, क्योंकि सन की गिर्द वो रिवॉल्व कर रहा है। जुपिटर गलती से नहीं लेगा, तो इट इज ऑल्सो इजी न्यूमेरिकल। तो वेलोसिटी पहले निकाल लें, मास और सन पुट कर दें, g पुट कर लें, डिस्टेंस पुट कर लें, वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में, फोर्स निकाल लें। तो ये आप तक आसान न्यूमेरिकल थे। अच्छा, अब हमारे पास जरा आए हैं न्यूमेरिकल्स, तो अब हम शुरू करते हैं। कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहे हैं कंप्यूट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट जुपिटर विच हैज अ डायमीटर 11 टाइम्स एज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अर्थ एंड अ मास इक्वल्स 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। हमारे पास क्या चीज़ है, क्या चीज़ हमें निकालनी है, हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी निकालना है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालनी है, यानी जी निकालना है एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट जुपिटर, प्लैनेट जुपिटर की सरफेस पे, ठीक है। यानी आपने एसिड ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है कहां पर, जुपिटर की सरफेस पे। अब यहां पर इन्होंने आपको जो इंफॉर्मेशन दी है वो कुछ इस तरीके से दी है कि वो अर्थ की टर्म में बात कर रहे हैं, अर्थ के मुकाबले में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्लैनेट जुपिटर जो है उसका जो डायामीटर है, यानी हमारे पास जो प्लैनेट जुपिटर है उसका जो डायामीटर है वो बराबर है 11 टाइम्स एज
द डायमीटर ऑफ अर्थ। अच्छा, फॉर्मूले में हमारे पास डायमीटर नहीं है, बल्कि क्या चीज है, रेडियस है। ठीक है, तो अगर हमारे पास डायमीटर 11 गुना है तो रेडियस भी 11 ही गुना होगा। ठीक है ना। अच्छा, स्टूडेंट कहते हैं नहीं नहीं सर वो ये 11 नहीं 22 गुना होगा, तो ऐसा नहीं है, डबल नहीं है, वो तो रेडियस और डायमीटर की कन्वर्जन है कि डायमीटर जो है वो डबल होता है रेडियस के, रेडियस आधा होता है डायमीटर का। लेकिन जब आप मुआवजा करेंगे तो ये एक पाथ है, इसके मुकाबले में ये बड़ा पाथ है। मिसाल के तौर पे ये 11 गुना है ये, और ये 1 गुना है, 1 गुना है, डबल है मिसाल के तौर पे। तो जब रेडियस डबल होता है, डायमीटर डबल होता है, तो क्या होता है, रेडियस भी डबल हो जाता है। अगर ये पूरा डायमीटर है, ये अगर इतना बड़ा हो गया तो रेडियस जैसे ये यहां से यहां तक ये भी डबल हो जाता है। तो अगर डायमीटर 11 गुना है तो रेडियस भी 11 गुना हो जाएगा। और मास कितना दिया हुआ है, 318 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट जुपिटर। कोई मसला नहीं, इसका फॉर्मूला है पता है, G=Gm और R स्क्वायर, इसमें m हम मास रखेंगे जुपिटर का, R हम रेडियस रखेंगे जुपिटर का। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला में लगा लिया। हम मास ऑफ जुपिटर हमें अर्थ की टर्म में मालूम है तो अर्थ के टर्म में रख लें, और रेडियस ऑफ जुपिटर अर्थ की टर्म में हमें मालूम है वो हम रख लें। तो ऊपर जो है 318 एम वो वैसे ही रहेगा, नीचे आपने आरजे की जगह 11 एम रखा है, स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और आर ई का स्क्वायर हो जाएगा आर ई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, हमारे पास जो वैल्यूज का पोर्शन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, अलग से अलहदा कर देते हैं और दूसरा पोर्शन अलग छोड़ देते हैं। तो ये मैंने वैल्यूज का पोर्शन अलहदा कर लिया और दूसरे पोर्शन को अलग कर दिया। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.628 जी, यानी हमारे पास जो जुपिटर की सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो बराबर होगी 2.628 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जो गया है, वो सारी बताया जो गया है वो अर्थ की टर्म में गया है, तो आप जवाब भी जो है वो अर्थ की टर्म में दे सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आप एक स्क्वायर बॉक्स बना दें या रेक्टेंगल बॉक्स बना दें तो ये आपका जवाब हो गया। लेकिन बहरहाल इसमें जी की वैल्यू पुट भी कर देते हैं 9.8 जो कि सरफेस पे होती है, तो इस तरीके से हमें निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक न्यूमेरिकल। अब एक और देख लेते हैं, कह रहे हैं कि सपोज अ न्यू प्लैनेट एक्स इज डिस्कवर्ड व्हिच हैज डायमीटर 10 टाइम बिगर एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अर्थ एंड अ मास इक्वल्स टू 300 टाइम दैट ऑफ अर्थ। हमने जो है ना वो एक नया प्लैनेट डिस्कवर कर लिया है जिसका नाम एक्स है, उसका जो डायमीटर है वो 10 टाइम है अर्थ के मुकाबले में और मास जो है वो 300 टाइम है अर्थ के मुकाबले में। ठीक है, कंप्यूटर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, तो वही काम है, खास बात नहीं है। यहाँ पर वहाँ पर जुपिटर तो यहाँ पर अब एक्स आ गया, वो गलती से एम जे लिखा हुआ वो एम एक्स है। ठीक है, वैल्यूज आपने पुट कर ली, ठीक है, स्क्वायर कर लिया, आप वैल्यूज को एक तरफ कर दें, वैल्यू सॉल्व कर लें, तो ये आ गया कि हमारे पास जो नया प्लैनेट एक्स है उसकी सरफेस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो 3 टाइम्स होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ के। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लें तो वैल्यू आ जाएगी 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब आया है न्यूमेरिकल जरा डिफरेंट अंदाज से। इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो रेडियस है मून का वो 27% है अर्थ के रेडियस के मुकाबले में, एंड इट्स मास इज 1.2% ऑफ द अर्थ मास। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। हमारे पास जो रेडियस है मून का वो 27% है अर्थ के मुकाबले में। देखिए, परसेंटेज में तभी वैल्यू एक्सप्रेस की जाती है जब हमारे पास वैल्यू क्या हो, कम हो। अब हम जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास मून ही की बात हम कर रहे हैं तो उसकी कर लेते हैं कि मून जो है अर्थ के मुकाबले में छोटा है, तो कभी भी जब छोटा है मून अर्थ के मुकाबले में तो उसका रेडियस, डायमीटर, उसके मास हमेशा क्या होगा, कम होगा अर्थ के मुकाबले में। तो जब भी आप उसकी टर्म में बात करेंगे तो वो पॉइंट्स की फॉर्म में आ जाएगी, यानी मून को अर्थ के मुकाबले में बात करेंगे तो वो पॉइंट्स की फॉर्म में आएगा, तो बेटर उन्होंने परसेंटेज की फॉर्म में कर दिया। ठीक है, तो ये परसेंटेज आप हटा लेंगे, कैलकुलेशन परसेंटेज का काम नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास जो रेडियस है मून का वो 27% है अर्थ के रेडियस के। ठीक है, तो 27% है, 100 से डिवाइड कर ले तो परसेंट खत्म हो जाएगा। इस तरह मास 1.2% है। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है मून की सरफेस पे। ठीक है, निकाल लेंगे। और उन्होंने कहा है हाउ
मच विल अ 424 न्यूटन बॉडी वेट देयर, उधर जो है वो 424 न्यूटन की अगर एक बॉडी है तो वहां पर वेट क्या होगा उसका। पहली चीज तो मैं आपको ये समझा दूं कि हमारे पास कोई बॉडी है, उसका मास अर्थ पे लें, जुपिटर पे लें, सन पे लें, कहीं भी लें, वो वही रहेगा, मास में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, यानी एक बॉडी है, इसका मास इस प्लेस पे यहां पर इतना है, 2 kg है, अब इसको सन पे ले जाए, मून पे ले जाए, कहीं भी ले जाए तो उसका मास वही रहेगा, लेकिन वेट में फर्क आ जाता है। वजह क्या है, वेट का फॉर्मूला है mg। वेट डिपेंड करता है किसके ऊपर, g के ऊपर। तो g अगर बढ़ जाए तो वेट बढ़ जाएगा, जाहिर है, और g अगर कम हो जाए तो वेट कम हो जाएगा। तो g बढ़ना कम क्या मतलब, अगर हमारे पास अर्थ है तो g की वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है, और मून है तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो वेट डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट है तो वेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। वो कह रहे हैं हमारे पास जो बॉडी है उसका वेट है 425 न्यूटन अर्थ पे, तो उधर क्या वेट होगा। ठीक है, पहले हम जरा अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर लेंगे, W इक्वल्स टू mg पुट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको और क्लियर करूं, देखिए जब आप यहां पर जाके W इक्वल्स टू mg से मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे तो आपको मास पता होना चाहिए। तो मास हमारे पास जमीन पे जो है वो हमारे पास पता है, हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो कि 9.8 होती है। तो पहले 424 इधर रखे और यहाँ से पहले मास निकाल लें। ठीक है, तो पहले तो हम ऐसे कर लेते हैं, पहले हम अपना GM मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून निकाल लेते हैं। फिर इधर मिस्टेक की हुई है टाइपिस्ट ने, यहाँ पर M लिखा हुआ, यहाँ पर भी M ही आएगा, वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, वही प्रोसेस है, स्क्वायर कर लें, वैल्यूज को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लिया तो GM आ रहा है 0.1646 GE, यानी हमारे पास जो वैल्यू होगी मून पर वो अर्थ के मुकाबले में 0.1646 होगी, और परसेंटेज में अगर कन्वर्ट कर लो तो ये बन जाएगा 16 तो अगर परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो तो ये बन जाएगा 16.46%, बिल्कुल। ठीक है, बारह मैंने वो परसेंट में एक्सेस नहीं किया, आप चाहें तो कर लें। वैल्यू पुट करी, 9.8 पुट किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई मून पे। अब हमें निकालना है वेट। वेट में हमें मास चाहिए होता है और GM चाहिए होता है। मास तो आ ही गया हमें, GM तो आ ही गया, मास में चाहिए, तो मास होता है W और M, हम W और G। तो वेट अर्थ वाला पुट कर रहे हैं तो G भी जो है वो आप पुट कर सकते हैं। यहाँ कुछ गलती हुई है, कुछ गलती है, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं ज़रा क्वेश्चन को पढ़ लूँ, क्या इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और यहाँ क्या निकाल रहे हैं। हाउ मच विल अ बॉडी 424 न्यूटन बॉडी वेट देयर। ठीक है, वहाँ पर क्या वैल्यू होगी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे न्यूमेरिकल में। हाँ हाँ, यहाँ पर बड़ी वाज़ेह मिस्टेक है। यहाँ पर जो G की वैल्यू है गलती से 0.1646 पुट कर ली, ये 9.8 है, और अगर डिवाइड करेंगे देखिए आंसर 43.26 ही आएगा। यहाँ सही है, गलती से 9.8 रख रहा था, गलती से 0.1646 रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप मून पे निकाल लें, मून पे हमारे पास ये निकल गई वैल्यू। ठीक है, अब ज़रा डिफरेंट न्यूमेरिकल शुरू हो रहे हैं। अब ज़रा एल्टीट्यूड में साथ जो G में फ़र्क आता है वो न्यूमेरिकल आ गए। कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होगी एट अ डिस्टेंस एट अर्थ रेडियस अबव द अर्थ रेडियस, ट्वाइस अर्थ रेडियस अबव अर्थ रेडियस। देखिए हमारे पास इसमें क्या कह रहे हैं कि हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है हाइट के ऊपर। वो हाइट किसके बराबर है, अर्थ के रेडियस के बराबर ही है, अबव द अर्थ रेडियस, यानी अर्थ के रेडियस के ऊपर बराबर है अर्थ रेडियस के। यानी ये अर्थ है ना, अगर इसका जो रेडियस है वो RE है, तो हमारे पास जो हाइट है ना उसका सरफेस से क्या डिस्टेंस है, RE डिस्टेंस है, यानी सेंटर से नहीं है डिस्टेंस बल्कि सरफेस से RE डिस्टेंस है, यानी हाइट हमारे पास क्या हो गई, RE के बराबर हो गई। और दूसरे केस के लिए हमारे पास ये हाइट बराबर हो रही है 2RE के। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास कि हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है, क्योंकि हाइट रेडियस हम अर्थ के बराबर हो
और हाइट ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ हो, यानी हम सरफेस से इतना ही मूव कर रहे हैं जितना अर्थ का रेडियस है, और सेकंड पार्ट में हम सरफेस से इतना मूव कर रहे हैं जितना ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ है। रिक्वायर्ड क्या है हमें, जी रिक्वायर्ड है, तो सरफेस पे जाएंगे तो जी है, सर हाइट पे जाएंगे एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो जी डैश हम कह रहे होते हैं। तो हाइट पे अगर आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए फार्मूला यूज होगा, अभी डिस्कस किया था हमने पीछे। तो यहाँ पर आप फार्मूला यूज कर लें, वैल्यू पुट कर लें, एच की आर ई पुट कर लें, तो आर ई प्लस आर ई 2r हो जाएगा, स्क्वायर कर लें, ठीक है, वैल्यूज को एक तरफ कर लें, बाकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक तरफ कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर आप गौर करें तो आ रहा है जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, और सरफेस पे जो वैल्यू होती है जी की वो बराबर होती है जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर के। तो लिहाजा यहाँ पर हम जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर को जी लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.8, ठीक है। तो ये कैलकुलेट हो गया। इस तरह एच को 2r लेंगे, तो एच की जगह 2r पुट कर दें, फॉर्मूले सॉल्व कर लें तो 1/9 जी आएगा, यहाँ वैल्यू निकल गई जी डैश की, ठीक है। अब आ जाएंगे न्यूमेरिकल पे। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ डज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हैव 1/2 द वैल्यू दैट इट हैज ऑन द सरफेस अर्थ। बहुत तसल्ली से इस सवाल को मतलब पढ़ लें। इस सवाल में कह रहे हैं कि एट व्हाट डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ डज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हैव 1/2 द वैल्यू दैट इज ऑन द अर्थ सरफेस। यानी हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है किसी हाइट के ऊपर, वो बराबर है हाफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन आज लिखने वाले ने ये लिखा है कि वो डिस्टेंस किस डिस्टेंस पे हाइट होगी, ठीक है, किस डिस्टेंस पे ये पॉसिबल होगा। और यहां पर क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। हमारा जो फॉर्मूला है ना, जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच का स्क्वायर, तो ये जो हाइट है ये सरफेस ऑफ द अर्थ से ली जाती है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमें डिस्टेंस जो है वो सरफेस से नहीं निकालना, बल्कि कहां से निकालना है, सेंटर से निकालना है। और सेंटर से जो हम डिस्टेंस है उसको हम आर कह देते हैं, जैसा कि डेरिवेशन में भी था। सेंटर से डिस्टेंस क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो सेंटर से डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया, आर कह दिया, और आर ई प्लस एच को फिर क्या कह देंगे हम, टोटल को मिला के हम जम कर दिया ना हमने, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एच हमारे पास वैल्यू होती है, मतलब डिस्टेंस होता है सरफेस से बॉडी का। अगर आप सेंटर से करेंगे तो सेंटर से ले लें आप, तो अब वो आर ई प्लस एच जो है वो आर की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें आज जो है वो डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से निकालना है। अगर हमें ये कहते हैं कि हाइट निकालें सरफेस से, तो हम सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को, एच निकाल देते। लेकिन उन्होंने एच नहीं पूछा, उन्होंने टोटल डिस्टेंस पूछा जो कि सेंटर से है। टोटल डिस्टेंस को हम आर कह देंगे, कोई मसला नहीं हमारे लिए। तो ये चीज़ हमें दी हुई है। अब पूछा हमसे डिस्टेंस है सेंटर से, तो ये फॉर्मूला लगा लें। वैल्यू उसमें कर ली, जी डैश होता है जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। आर सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, टोटल मैंने आर कहा हुआ है इसको, जो कि आर बराबर है आर ई प्लस एच के, लेकिन यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। और जी बराबर होता है जी एम ई और आर ई स्क्वायर के, तो वैसे ही हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पर जी एम ई और जी एम ई क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है। इनको रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, वैसे रेसिप्रोकल कर लिया, या ये समझो इसको इधर लेगा इसको इधर लेगा, इस तरह अरेंज करके लिख दिया। स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। तो हमारे पास जो अर्थ की जो डिस्टेंस हो गया वो बराबर आ गया 1.414 आ रही, यानी हमारे पास जो है वो सेंटर से रेडियस के मुकाबले 1.414 डिस्टेंस पे हम जाएंगे सेंटर से, तो हमारे पास जो है ना वो जी डैश हाफ ऑफ जी हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ रही। और अगर ये आपसे पूछ लें कि किस हाइट पे ये होगा, तो ये आर आप क्या लिखेंगे, आर ई प्लस एच लिखेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे तो हाइट आ जाएगी। तो अभी इन्होंने सेंटर से पूछे तो सेंटर के निकाला। अ मैन वेज 440 न्यूटन ऑन द अर्थ। आदमी का जो वेट है जमीन पे 440 न्यूटन है। व्हाट विल बी हिज वेट
1 अर्थ रेडियस अबव अर्थ सरफेस, उसका क्या वेट होगा एक हाइट पे जो कि बराबर है आर ई के, यानी 1 अर्थ रेडियस अबव अर्थ सरफेस, यानी सरफेस से एक रेडियस के बराबर डिस्टेंस पे हमारे पास वेट क्या होगा। तो वेट हमको पता है जी पे डिपेंड करता है, तो जी में वेरिएशन आएगी तो उसमें भी वेट भी वेरिएशन आएगी। तो पहली चीज़ हमें वेट दिया हुआ है अर्थ के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर, और हमें हाइट आर ई के ऊपर जो है हमें जाके वेट निकालना है। ठीक है, तो हमें डब्ल्यू डैश कैलकुलेट करना है। तो बजाय ये कि आप पहले जो है मास निकालें फिर उसके बाद रखें, तो बेहतर ये है कि फॉर्मूले में डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्यूशन है। मैंने लिखा डब्ल्यू ई डैश बराबर है एम जी डैश के। भाई सरफेस से वैल्यू जी है, हाइट पे जी डैश है। ठीक है, सरफेस पे डब्ल्यू ई है और हाइट पे डब्ल्यू डैश है, तो डब्ल्यू डैश हमें निकालना है, वो होगा एम जी डैश के बराबर। फॉर्मूला हम खोल लेते हैं जी डैश का, जो ये लिखा हुआ है फार्मूला, जी डैश का फार्मूला जो होता है। ठीक है, यहाँ पर हम एच की जगह जो है वो आर ई पुट कर लेते हैं, सॉल्व कर लें इसको। ठीक है, तो ये बन गया। अब हम वैल्यू को अलग कर लेते हैं और बाकी चीज़ों को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर m जो लिखा हुआ है m को यही लिखे रहने दें, ये जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर आ गया। जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर जी के बराबर होता है। ठीक है ना, जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर किसके बराबर होता है, जी के बराबर होता है। तो एम जी बराबर हो गया डब्ल्यू ई के। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 1/4 होगी हाइट के ऊपर सरफेस के मुकाबले में। ठीक है, तो हमारे पास ये निकल आया वेट। तो पहले इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप पहले अर्थ सरफेस वाले फार्मूले से जो है मास निकालते, फिर जी कैलकुलेट करते, फिर फार्मूला लगाते दोबारा, फिर निकाल लेते। मैंने ऐसे कर लिया, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे कर लें आप। मैंने फार्मूला निकाला, उस फार्मूले में ही वैल्यूज पुट कर ली। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं कि पहले मास कैलकुलेट कर लें कि डब्ल्यू ई बराबर है एम जी ई के, जी को 9.8 रख लें तो मास निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो जी डैश निकाल लें, उस मास तो जी डैश को मल्टीप्लाई करवाएं तो डब्ल्यू डैश आ जाएगा। अगेन न्यूमेरिकल, द अर्थ रेडियस इज अबाउट 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर। अर्थ का रेडियस इतना होता है, ठीक है, पता है हमें। एन ऑब्जेक्ट दैट हैज अ मास ऑफ 20 kg इज टेकन टू द हाइट ऑफ 6 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ का रेडियस इतना, ठीक है, हमें पता है। एक मास है, एक बॉडी है, इसका मास 20 kg है, उसको हम हाइट पे लेके जा रहे हैं 1.6 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर की हाइट पे अर्थ की सरफेस से। ठीक है, ले जाते हैं, कोई मसला नहीं, हाइट आपको यही भी है, आसान सी बात है। व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस हाइट, इस हाइट पे आगे मास की वैल्यू क्या होगी। कोई मास तो चेंज होता ही नहीं है, तो जो सरफेस पे है, मून पे भी हुई है, जुपिटर पे भी हुई है, सन पे भी हुई है, तो ऐसी बात है हाइट पे भी वही होगा। मास में कोई फर्क नहीं आएगा। आप लाजमी लीजिए, मास बॉडी का चेंज नहीं होता, एक प्रॉपर्टी है, ये कभी चेंज नहीं होती, तो इसलिए हाइट पे भी कोई मास होगा। दूसरी चीज़ पूछे, हाउ मच द ऑब्जेक्ट वेट एट दिस हाइट। हाँ, ये एक वैलिड सवाल पूछा है कि वहाँ पर वेट क्या होगा। हाँ, वेट चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, जैसे प्रेशर मैरिज किया वैसे ही होगा ही, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज दी है। आर ई आपको गिवन है, मास गिवन है, हाइट गिवन है। ठीक है, आपने एम डैश और डब्ल्यू डैश निकालना है। तो एम जी से निकल जाएगा वेट, और मास तो वही सेम होगा। एज मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस, सो इट विल रिमेन, यानी मास जो है एम डैश एम सब एक ही बराबर हो, 20 kg हो, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। वेट की बात करते हैं तो वेट हमारे पास फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। वेट एम जी होता है, तो डब्ल्यू डैश है तो जी डैश होगा। ठीक है, तो डब्ल्यू डैश ई इक्वल्स टू एम जी ई डैश। अब यहाँ पर आपको मास की वैल्यू पता है, जी का हम जी का फार्मूला आप पुट कर लें, तो फार्मूला आ गया जी एम यू आर ई प्लस एच। अब यहाँ पर वैल्यूज सारी गिवन है, वैल्यूज ही पुट कर लें डायरेक्ट ना, बजाय कि अर्थ की टर्म में बात करें। हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज में दिया गया, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें सारी। यहाँ पर वेट निकाल लें, जो कि निकल के आ गया, ख़त्म, दैट्स ऑल। ठीक है, ये न्यूमेरिकल भी ख़त्म हुआ। अब आखिरी न्यूमेरिकल है, आखिरी न्यूमेरिकल टाइप है वो डेप्थ वाले न्यूमेरिकल जो है। एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कह रहे हैं कि डेप्थ पे आप जो है ना वो जी की वैल्यू कैलकुलेट करें। ठीक है, कर लेते हैं जी की वैल्यू कैलकुलेट। अब वो डेप्थ कह रहे हैं, उस डेप्थ पे क्या है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 है अर्थ उस एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जो कि सरफेस पे है। यानी हमारे पास जो ग्रेविटी डेप्थ पे है वो 1/4 है सरफेस के मुकाबले में। ठीक है,
तो हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें वो डेप्थ चाहिए। ठीक है, फार्मूला क्या है, फार्मूला ये यूज़ होता है डेप्थ का। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, इस फार्मूले को लिख दिया, G-1/4G है, इसको यहाँ पुट कर लें, G से G हो जाएगा कैंसिल, तो बच जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 1/d और आर। दोनों तरफ है ना जी इक्वेशन की, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आपने यहाँ पर सॉल्यूशन करना है, डी और आर को माइनस में था, इस तरफ लिया है, 1/4 को उधर ले गए, सॉल्व कर लिया, तो आपके पास डी आ गया 3/4 आर। इट्स वेरी सिंपल, इस तरीके से आ गया, कोई खास बात नहीं। इस तरह एक और न्यूमेरिकल है, जहाँ पर हाफ द वैल्यू है, वहाँ 1/4 था, ये भी वैसे ही होगा। यहाँ पुट कर लें आप फॉर्मूले में, जी डैश या हाफ जी, जी से जी कैंसिल हो गया, इधर हाफ बच गया, उधर पर माइनस जी और आर ही बच गया, कोई बचा नहीं ना ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट हमने ख़त्म कर दिया। डी और आर इस तरफ आ गया, 1/2 उधर चला गया, सॉल्व कर लें इसको, सॉल्व हो गया, 1/2 आ गया, आर को उधर भेज दें, तो डी हो गया हाफ ऑफ आर। तो यानी जब आप अर्थ के हाफ रेडियस पे पहुँचेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है वो जी डैश हाफ जी के बराबर होगा। तो एक लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने ध्यान में बिठा लें कि जी की वैल्यू सरफेस पे मैक्सिमम होती है। अगर आप ऊपर जाएंगे तब भी कम होती, नीचे जाएंगे तब भी कम होती। कुछ लोगों को पता नहीं, ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी, नीचे जाएंगे तो सॉरी ऊपर जाएंगे तो कम होगी, नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं, नीचे जाने में भी वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये हमारे न्यूमेरिकल सिलसिला ख़त्म हुआ। कल से हम एक थ्योरी टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में, इस चैप्टर्स का, और फिर हमारी जो है ना कुछ और पढ़ के हमारा एग्जाम हो जाएगा चैप्टर का। तो मुझे याद दीजिए, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह।